ऋषि कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप तमाम छात्रों का स्वागत है। अभी जो परीक्षा में प्रश्न आ रहा है, चूँकि हमारा बराबर प्रयास रहता है कि जिस तरह का प्रश्न आता है, जिस टॉपिक से, जिस सब्जेक्ट से ज़्यादा प्रश्न आता है उसको आपके सामने लाता रहूं। अभी आधुनिक भारत इतिहास में, आधुनिक भारत के इतिहास से ज़्यादा प्रश्न आ रहा है। तो आज हम लोग इतिहास का एक टॉपिक ब्रिटिश सरकार की नीतियां में भू राजस्व व्यवस्था से जुड़े हुए जानकारी आपको उपलब्ध करा रहा हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापारी के रूप में आया, लेकिन यहाँ के व्यापार में होने वाले लाभ से प्रभावित होकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ शासक बनने का प्रयास किया और एक एक करके तमाम भारतीय शक्तियों को पराजित किया और भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया। व्यापारी से शासक कैसे बना, यह हमारे YouTube चैनल में बताया गया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी शासक के रूप में बन गया तो उसका दो उद्देश्य था। एक उद्देश्य था अपने साम्राज्य को, ईस्ट इंडिया कंपनी को सुरक्षित रखना और भारत का अधिक से अधिक आर्थिक दोहन करना, शोषण करना। इन्हीं दोनों उद्देश्य को ध्यान में रख के भू राजस्व नीति लागू किया गया। अब आइए भू राजस्व नीति से जुड़ा हुआ तमाम परीक्षा लायक प्रश्न, चाहे वह कंसेप्ट वाला प्रश्न हो या तथ्य पर आधारित प्रश्न हो या इंटरव्यू के लिए प्रश्न हो, तमाम प्रश्नों का आपको जानकारी देता हूं। तो यहाँ पर देखिए, ब्रिटिश सरकार की नीति के अंतर्गत भू राजस्व व्यवस्था, पहला तो है कि भारत में कितने प्रकार के भू राजस्व व्यवस्था प्रचलित थे, उसको तीनों को नाम, कितने प्रतिशत क्षेत्र में थे, उन तीनों का प्रारंभ किसने किया और वह किन किन राज्यों में लागू था और उसमें प्रावधान क्या था। और ये भी एक क्वेश्चन आता है कि उस व्यवस्था में भूमि का स्वामी, मालिक किसे बनाया गया। तो आइए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त क्या है? अस्थाई बंदोबस्त जैसा नाम से ही स्पष्ट है कि परमानेंट सेटलमेंट, नाम से स्पष्ट है, एक लंबी अवधि के लिए किया गया। इसे इस्तमरारी व्यवस्था भी कहते हैं, यह भी आपको परीक्षा में मिलेगा। अस्थाई बंदोबस्त का उपनाम और भी अन्य नाम क्या है? तो इसे इस्तमरारी व्यवस्था कहते हैं। चूँकि इस व्यवस्था में जमींदार को भूमि का स्वामी बनाया गया था, इसलिए अस्थाई बंदोबस्त को जमींदारी व्यवस्था भी कहा जाता है। ऐसे तो अस्थाई बंदोबस्त का प्रारंभ 1793 ईस्वी में हुआ, लेकिन उसके पहले जो यहाँ पर भू राजस्व व्यवस्था था उसका संक्षेप में जानकारी आपको उपलब्ध कराता हूँ। तो 1764 से 1772 तक जो यहाँ व्यवस्था था उसे ठेका व्यवस्था, मतलब ठेका पर दे दिया जाता था कि आपको इतना लगान दे देना है, आप कैसे दीजिएगा ये आपका जिम्मेवारी है। 64 से 72, फिर 1772 में एक अलग व्यवस्था शुरू हुआ, उसे कहा जाता है पंचवर्षीय व्यवस्था। 5 साल के लिए लगान निर्धारित किया जाता था और 1777 ईस्वी से फिर सालाना वार्षिक व्यवस्था प्रारंभ हुआ और अगले ही कुछ सालों के बाद 1789 ईस्वी में 10 वर्ष के लिए भू राजस्व व्यवस्था लागू हुआ, जिसे 10 साला व्यवस्था कहते हैं। तो यहाँ सब प्रश्न है, ठेका व्यवस्था का समय, पंचवर्षीय व्यवस्था का समय, सालाना बंदोबस्त, इस तरह से। तो यहाँ पर
अस्थाई बंदोबस्त प्रारंभ होने के पहले का स्थिति का हमने आपको चर्चा किया। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अस्थाई बंदोबस्त का प्रारंभ 1793 ईस्वी में किया। बहुत बार यह प्रश्न आया हुआ है और इसमें इसका प्रारंभ लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया। इसीलिए लॉर्ड कॉर्नवालिस को अस्थाई बंदोबस्त का जनक भी कहते हैं। और अस्थाई बंदोबस्त के जनक के अलावा भारतीय सिविल सेवा का जनक भी लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा गया है। भारतीय सिविल सेवा का जनक किन्हें कहा गया? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। यह व्यवस्था जो है भारत के 19% क्षेत्र में लागू था। और यह किन किन राज्यों में, किन किन क्षेत्रों में लागू था, इसको भी आपको याद रखना है। तो यह बंगाल में, बिहार, उड़ीसा, बनारस, उत्तरी कर्नाटक क्षेत्र में लागू था। और इस व्यवस्था को लागू करने वाला एक अधिकारी का नाम भी आपको याद रखना है, मार्टिन बर्ड के द्वारा। मार्टिन बर्ड के द्वारा इस व्यवस्था को लागू किया गया। अस्थायी रूप से लगान निर्धारित किया गया। अस्थायी रूप से लगान क्यों निर्धारित किया गया, यह भी कंसेप्ट वाला प्रश्न में आपको आ सकता है। तो इसका कारण भी हम लोग जान लेते हैं। अस्थाई बंदोबस्त शुरू करने का कई कारण था। चूँकि यहाँ पर मालिक, भूमि का मालिक किन्हें बनाया गया? जमींदारों को। और जमींदारों को भूमि का मालिक बनाने के पीछे जो उद्देश्य था उसको जानना जरूरी है। पहला कारण क्या था? लॉर्ड कॉर्नवालिस स्वयं ब्रिटेन का कुलीन वर्ग, उच्च वर्ग का सदस्य था। अगला बात है कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा जहाँ यह प्रचलित था, यहाँ छोटे छोटे किसानों का संख्या 40 से 50 लाख था। तो उन तमाम किसानों से अलग अलग लगान का व्यवस्था करना सरकार के लिए काफ़ी परेशानी का वजह था। तो उन छोटे किसानों के जगह पर जमींदारों का चयन किया गया। अगला कारण है, सरकार को उम्मीद था कि जमींदार खेती का विकास करेंगे और एक ब्रिटिश राज का एक समर्थक वर्ग के रूप में तैयार हो जाएंगे। तो इन कारणों को के बाद इसमें कहा क्या गया कि जो कुल लगान वसूली होगा, उन लगान वसूली का 10/11 भाग सरकार को प्राप्त होगा। ध्यान रखिएगा, 10/11 भाग सरकार को और 1/11 भाग जमींदार को मिलता था। 1/11 भाग जमींदार को मिलता था। यहाँ पर एक कानून है, बराबर आता रहता है, सूर्यास्त कानून, जिसे सनसेट लॉ कहते हैं। सनसेट लॉ, सूर्यास्त कानून आ जाएगा परीक्षा में कि सूर्यास्त कानून किस व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। तो यह जुड़ा हुआ है अस्थाई बंदोबस्त से। और यह सूर्यास्त कानून है क्या? इसमें जमींदार को एक तारीख, दिन निश्चित किया जाता था कि इस तारीख तक आपको तमाम लगान सरकार को जमा कर देना है। और अगर नहीं ऐसा जमींदार करता था तो उस दिन, जिस दिन का तिथि निर्धारित रहता था, उस दिन सूर्यास्त के समय उसका जमींदारी उससे छीनकर किसी अन्य व्यक्ति को दे दिया जाता था। तो यह था सूर्यास्त कानून। यहाँ पर एक विद्वान का नाम याद रखिएगा, फिलिप फ्रांसिस। फिलिप फ्रांसिस, जिनको कहा जाता है फ्रेंच प्रकृति तंत्रवादी सिद्धांत का समर्थक। इस सिद्धांत का अर्थ है कि मानना था कि अगर जमींदारों को अस्थायी रूप से लंबी अवधि के लिए दे दिया जाए भूमि, तो जमींदार हो सकता है उस भूमि का विकास करें। इसके अलावा और भी है, कुछ विद्वान हैं जो इस सिद्धांत के समर्थक थे। अलेक्जेंडर डोव। ऐसा प्रश्न आता है बीपीएससी सब में कि निम्न में कौन विद्वान अस्थाई बंदोबस्त का समर्थक था?
तो और फिर इसके अलावा टॉमस लॉ। चूँकि यहाँ पर लगान वसूली पर अधिक ध्यान दिया गया, जबकि किसानों के विकास के लिए, कृषि के विकास के लिए कोई कार्य नहीं किया गया। परिणाम क्या हुआ कि किसानों का आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब हो गया और किसान लगातार, चूँकि लगान निश्चित तारीख को चुका देना था, अगर नहीं उत्पादन हो पाया तो उस स्थिति में किसान को साहूकार से ऋण लेना पड़ता था। तो एक परिणाम तो आपको हो गया कि किसानों का आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब हो गया। दूसरा हो गया एक नया वर्ग जो किसानों का शोषण करने वाला वर्ग था, साहूकार, उसका विकास हुआ। तो अस्थाई बंदोबस्त, इस्तेमारारी बंदोबस्त, जमींदारी व्यवस्था से जुड़ा हुआ तमाम प्रश्न आपके सामने लाया गया। अब अगला बंदोबस्त के आगे चलते हैं, तो वह कौन है? रैयतवारी व्यवस्था। रैयतवारी व्यवस्था, यह व्यवस्था क्या था? इसको लागू किया जिस विद्वान ने, जिस शासक ने, उसका नाम था टॉमस रीड और मुनरो। टॉमस रीड और मुनरो। और यह लागू था मद्रास में, बम्बई, सिंध, असम में। और यह भारत के कुल 52% क्षेत्र में लागू था। क्षेत्र ध्यान रखिएगा, आएगा भारत के किस क्षेत्र में, सर्वाधिक क्षेत्र में बंदोबस्त लागू था, तो आंसर हो जाता है रैयतवारी व्यवस्था। और यहाँ में अंतर क्या है? यहाँ जमींदार को भूमि का स्वामी, मालिक माना गया था, जबकि यहाँ काश्तकारों को, किसानों को भूमि का मालिक माना गया और किसानों से सीधा लगान वसूल किया गया। और यह कर निर्धारण यहाँ पर 20 से 30 वर्ष होता था। यहाँ जमींदार के माध्यम से लगान वसूल हुआ, जबकि यहाँ पर सरकार स्वयं अपने अधिकारियों के माध्यम से लगान वसूल किया। तो आप देखेंगे कई एग्जाम में, मेंस में आता है कि भारतीय किसान छोटे जमींदार के मुंह से बचकर बड़े जमींदार के मुंह में चले गए। इसका अर्थ क्या है? यहाँ जो जमींदार थे वह स्थानीय थे, छोटे स्तर के थे, वह किसान का बात को सुनते भी थे। लेकिन यहाँ पर क्या था? अंग्रेज चूँकि स्वयं लगान का वसूली कर रहा था, तो यहाँ पर अंग्रेज भारतीय किसानों के प्रति किसी तरह से नरमी नहीं बरतता था और जो लगान निर्धारित था उसको वसूल करता था। इसीलिए कहा गया कि भारतीय किसान छोटे राक्षस के मुंह से बचकर बड़े राक्षस के मुंह में चला गया। अगला एक और बंदोबस्त जान लीजिए, वह है महलवारी व्यवस्था। महलवारी व्यवस्था में क्या है? यह इसका जो प्रारूप है 1819 ईस्वी में होल्ट मैकेंजी ने तैयार किया था और यह भारत के 29% क्षेत्र में प्रचलित था। 19, 52, 29। तो सर्वाधिक क्षेत्र में रैयतवाड़ी, न्यूनतम क्षेत्र में अस्थाई बंदोबस्त। यहाँ पर भूमि का मालिक जमींदार था, यहाँ भूमि का मालिक किसान को माना गया। एकदम तुलना करके बता रहे हैं आपको। यहाँ पर भूमि का मालिक गांव के प्रमुख या प्रधान को माना गया और प्रमुख या प्रधान को जिम्मेवारी दिया गया कि वह उस गांव के क्षेत्र के लगान वसूल करके सरकार को दें। यहाँ जमींदार था, यहाँ मुखिया था, तो इसीलिए कहा जाता है कि महलवारी व्यवस्था अस्थाई बंदोबस्त का ही या जमींदारी बंदोबस्त का ही संशोधित रूप है। और यह व्यवस्था कहाँ पर चलित था? पंजाब में,
आप जानते हैं पंजाब के लिए क्वेश्चन आता है, पंजाब का अर्थ क्या होता है? 5 नदियों का भूमि होता है। मध्य प्रांत में और उत्तर प्रदेश में यह व्यवस्था लागू था। आपने देखा छात्र, आपको बताया गया कि अंग्रेज सरकार के द्वारा 3 भू राजस्व पद्धति प्रचलित था। तीनों में आप प्रारंभकर्ता का नाम याद रखिएगा, क्षेत्र कहाँ था सो याद रखिएगा, और उसका दुष्परिणाम तो आप जान रहे हैं। तीनों जगह एक बात कॉमन है, किसानों से अधिकतम लगान वसूल किया गया, लेकिन कृषि के विकास के लिए अंग्रेज़ों के द्वारा कार्य नहीं किया गया। परिणाम हुआ भारत में अकाल का स्थिति, भूखमरी का स्थिति उत्पन्न हुआ। तो आपके सामने देखा छात्र, भूमि भू राजस्व व्यवस्था से जुड़ा हुआ तमाम जानकारी आपके सामने लेकर आया हूँ। यदि आपको यह YouTube चैनल अच्छा लगे, आप नए जुड़े हों, तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं बराबर मानता हूँ विद्या ददाति विनयम। जिनके पास वास्तविक विद्या है उनमें विनय अनुराग पैदा होता है और वह दूसरे को भी सहयोग करते हैं। तो आप इसे शेयर करके दूसरे का सहयोग करें। इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद।